गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और एक अच्छी सुबह। देखते हैं मार्केट कहाँ लेके जाती है हमें। पहले हम बात करते हैं इंडिया से बाहर की बात, स्पेशली ट्रम्प साहब की, टैरिफ की और यूएस मार्केट सिनेरियो की। तो कल इन्फ्लेशन का डाटा आया वहाँ पर, जो कि एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ऊंचा था, हाई था 2.7। एक्सपेक्टेशन थी कि 2.6 या उससे नीचे आएगा। पिछली बार 2.4 रहा है, तो इस वजह से वहाँ की शेयर मार्केट धड़ाम 1% के करीब डाउ नीचे रहा और नेस्डेक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। 38 पॉइंट बढ़ा है, हरियाली में है, क्योंकि आईटी होती है मेनली, तो वो थोड़ा सा अलग चलती है उनकी डायरेक्शन। कंपैरिजन करें हमारी मार्केट से, हमारी मार्केट इन्फ्लेशन बढ़िया होने की वजह से, इन्फ्लेशन की आंकड़े अच्छे होने की वजह से, फेवरेबल होने की वजह से बढ़ा है। जैसे हमने कल बात की थी कि आज तो हरियाली हरियाली होगी मार्केट में, और उनका गिरा है। ट्रम्प साहब की दूसरी बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला है रशिया को और यूक्रेन को अपनी लड़ाई ख़त्म करने के लिए। उन्होंने बोला है रशिया ने अगर ये लड़ाई अगले 50 दिन में ख़त्म नहीं की तो 100% टैरिफ लगेगा। ये बात थोड़ा कल की है, और फिर हमारे हिसाब से, टाइम चेंज होने के हिसाब से अगर हम देखें तो पुतिन साहब ने जवाब भी दिया है कि जो तुम्हें करना है वो कर लो, हम किसी भी तरह के, किसी भी रिस्ट्रिक्शन से डरने वाले नहीं हैं। वैसे यहाँ पर मैं ये ध्यान दिला दूँ, दुनिया का इकलौता देश है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फिर भी वो सर उठा के जी रहा है और लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। आपको ये मालूम ही होगा मेरे ख्याल से कि हम उनसे सस्ता तेल खरीदते हैं, और हमारा IOC, HPCL, BPCL उसको फिर रिफाइन करके यूरोप में बेचते हैं। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रेवेन्यू का मीडियम है रशिया, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी कि उनका मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो हम कर रहे हैं ऑयल का स्पेशली, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और भी कंट्रीज है जहाँ पे चल रहा है। ट्रम्प साहब की तीसरी खबर, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने धमकी दी थी। तो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर चाइना में है, और उन्होंने भी बड़ा बोल्ड और स्ट्रिक्ट जवाब दिया है, इनडायरेक्टली पुतिन साहब जैसा, कि जो बन सके कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये चल रहा है ट्रम्प साहब का। अब हम फिर आते हैं ट्रम्प साहब के ऊपर, हमारा क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अब हमारी चीज डिफरेंट फेजेस में बट गई है, डिवाइड हो गई है। पहले फेज जिसमें गुड्स आनी है, यानी कि सामान का डिस्कशन चल रहा है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है, और आज जो उनके टीम हेड है वो भी हमारे चले जाएंगे, तो जल्दी फैसला हो सकता है सिर्फ गुड्स पे। यानी कि ये पहला फेज होगा। दूसरा फेज होगा सर्विसेज के लिए, जो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। बाकी ट्रम्प साहब है, पहले भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो फाइनल है वो मुझे नहीं लगता कि 2025 में होगा। फाइनल टैरिफ की जो डील साइन होगी वो होगी अगले साल। स्पेशली पेच अटका हुआ है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उन पे हमारी सरकार झुक नहीं रही है, और वो झुकाना चाह रहे हैं। मेन पेच यहाँ पे फंसा हुआ है। फार्मा में इमीडिएटली मुझे कोई खतरा लगता नहीं है। वैसे भी उन्होंने बोल दिया कि फार्मा पे 2 साल के बाद टैरिफ लगेगा, यानी कि फार्मा को थोड़ा आराम है 2 साल के लिए। तो ये रहा ट्रम्प साहब का और यूएस का इंफॉर्मेशन। इसके बाद आते हैं अपनी मार्केट पे। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि हरियाली थी, और लगभग 113 पॉइंट के करीब, यानी कि लगभग आधा % हमारा निफ्टी ऊपर रहा है, और इसी तरीके से बैंकिंग और सारे सेक्टर्स बढ़े हैं। कल मजे की बात यह है, सारे सेक्टर्स बढ़े हैं। HCL जैसे और LNT जैसे, जिनकी मैंने बात की थी कि मैं नज़र रखूंगा, हरियाली होने की वजह से मार्केट में गिरावट हुई ही नहीं, और वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ हो गए। तो आई विल वेट, क्योंकि मैं स्पेशली वेट कर रहा हूँ TCS बढ़ाने का। LNT मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है उसको बढ़ाने का। कल इरादा था, लेकिन वो बढ़ गया तो मैं भी रुक गया। उसके बाद रिलायंस और वेदांता, इन दोनों को भी बढ़ाने का, हालांकि मेरे पास काफ़ी हैं दोनों, लेकिन फिर भी मैं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में तो वेदांता में, और आने वाले 1 साल से लेकर 2 साल में रिलायंस में भी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। तो दैट विल बी ए ग्रेट बेनिफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। और हमेशा रिलायंस ने
प्रॉफिट ही दिया अपने शेयर होल्डर्स को किसी न किसी रूप में। कभी याद कीजिए पुराने ज़माने में एक कंपनी से लेके आज कितनी कंपनियां हैं, कुछ अनिल भाई के पास चली गई और कुछ मुकेश अंबानी के पास चली गई। और मुकेश अंबानी की तो 2-3 कंपनियां तो हम देखते हैं, लेकिन कम से कम 200 कंपनियों में उनकी शेयर होल्डिंग है, अबाउट 200 कंपनीज। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मार्केट, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में। और मजे की बात यह है मार्केट को कौन चला रहा है, हम जैसे आप जैसे रिटेलर्स चला रहे हैं। हम पंप कर रहे हैं पैसा SIP के रूप में 27,000 करोड़ मार्केट में हर महीने आ रहा है, तो रिटेलर चला रहा है। रिजल्ट तो अच्छे आ नहीं रही कंपनियों के, फिर भी मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिर रही है, सिर्फ इसलिए कि रिटेलर्स मार्केट को पुश कर रहे हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, चलते रहिए। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आगे फेस्टिवल सीजन आएगा, कुछ हरकत होगी, तब तक लोग इस रिजल्ट को भूल जाएंगे और नए क्वार्टर का रिजल्ट उम्मीद बांधेगा। और लगता है कि दिसंबर एंड तक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा, मे बी 25 के हाई छू सकता है। देखते हैं क्या होता है। चलिए इसके बाद JP पावर, ओला इलेक्ट्रिक कितने बढ़े थे, वो नीचे गिर गए हैं, लेकिन फिर भी उतना नीचे नहीं गिरे जितना गिरने चाहिए था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इन्फ्लेशन डाटा की वजह से पॉजिटिव था। अदरवाइज ये और गिर जाते हैं, क्योंकि वो जो खबरें थी वो धूमिल हो गई, पीछे चली गई। और उसके बाद एक और खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक की, मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में 90% स्टोर इनके बंद हो सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक न्यूज़ है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, क्योंकि कंप्लेंट है, कुछ कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं इनके खिलाफ, डिससेटिस्फैक्शन है लोगों में, तो इसलिए शायद 90% लगभग स्टोर्स बंद हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम डोली खन्ना, जो एक जाना माना नाम है, जैसे आप केडिया साहब को और मुकुल अग्रवाल को और MK यानी मधु केला साहब को सुनते हैं। ये भी एक बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टर हैं। इन्होंने 1.5% स्टेक खरीदा है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस में 1.5%, तो देख सकते हैं हरकत होगी इसमें। इसके बाद हीरो मोटरकॉर्प में हरकत रही, अच्छा गेन मिला कल। कारण क्या है कि उन्होंने कहा है कि 2026 में वो यूरोप में एंट्री करने वाले हैं, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, 3 देशों में उनकी एंट्री होने वाली है। जाहिर है कि वो अच्छा एवेन्यू देख रहे हैं आगे, तो इसलिए कल हरकत रही। यस बैंक में हरकत रही, 3% बढ़ा। वही सुनने में आ रहा है कि SMFG $1.1 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है। पक्की अभी ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन मार्केट में आई है तो कुछ ना कुछ दम होगा। तो यस बैंक पे तो कुंडली मार के बैठे रहिए, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। इसके बाद पतंजलि की खबर है कि 17 तारीख को पहला बोनस देने के लिए मीटिंग होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। पतंजलि मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप थोड़ा रोक के रखिए हाथ को, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आप पता नहीं 1:1 मिलेगा या 2:1 मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं। इसके बाद HDFC लाइफ और ICICI के रिजल्ट बड़े अच्छे रहे, तो आज उनमें हरकत हो सकती है। HDFC लाइफ का 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है और ICICI का 34% बढ़ा है नेट प्रॉफिट। अच्छा रिजल्ट है, तो इनमें हरकत हो सकती है। तो यानी कि एंट्री करने का टाइम तो कम से कम नहीं है, ये एंट्री तो चली गई है। तेजस 11% गिरा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट 87% गिरा है, रेवेन्यू 87% गिरा है, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू गिरा है। तो स्टॉक 11% टूट गया और मुझे लगता है कि शायद 52 वीक लो पे चल रहा है। HDB के रिजल्ट भी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उत्साहजनक नहीं रहे, तो उसमें भी शायद हरकत हो सकती है थोड़ी सी नीचे की तरफ को। उसके बाद आज रिजल्ट आने हैं एंजल वन RIIL, यानी कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, DB कॉर्प, ITC होटल LTD और टेक महिंद्रा के रिजल्ट आने हैं। देखते हैं वो कैसे आते हैं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो जाहिर है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, तो पैसा तैयार जरूर रखिएगा।
मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हेल्थ केयर, जिसमें हॉस्पिटल्स और फार्मा, हॉस्पिटल्स में अगर आप हैं या एंट्री करना चाह रहे हैं, करेक्शन का इंतज़ार कीजिए, लेकिन कम से कम 3 से 5 साल का अगर नज़रिया है तो एंट्री कीजिएगा। अगर आप लंबा नज़रिया रखते हैं तो छोटी मोटी करेक्शन पे थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है हेल्थ केयर, मेटल्स, एग्रोकेमिकल्स, एफएमसीजीज, बैंक और एनबीएफसीज आगे आने वाले टाइम में अच्छा करने वाले हैं। तो यही है आज का लेखा जोखा मेरी नज़र में। निवेशित रहिए, पैनिक बिल्कुल ना करें, प्लान तरीके से आगे बढ़ते रहिए। एसआईपी बिल्कुल बिल्कुल बंद ना कीजिए, चलते रहने दीजिए। ये कंपलसरी सेविंग होती है और जब पारे की तरफ फूटती है 10-15 दिन साल के बाद तो आपको पता लगता है कि अरे यार इतना पैसा, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे टुकड़ों में जाता है और हमारे लिए एक एडिक्शन बन जाती है कि 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 की एसआईपी जानी है और हमारे डेली एक्सपेंसेस से वो बाहर हो जाती है। हम परवाह नहीं करते क्योंकि हमें पता है वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो आने वाले टाइम में हमारी खुशियों बांधे हुए है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फ्राइडे को। तब तक के लिए नमस्कार।